हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव जसवाल। वेलकम टू अवर चैनल एडी फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 2, जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिए थे, जहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, जहाँ पे मैंने वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था। इस टॉपिक में हम लोग वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर कवर करेंगे। हाँ, बेसिकली देखो, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग शुरू करते हैं। ये देखो, जो वेक्टर्स का चैप्टर है ना, इससे रिलेटेड जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में वेक्टर के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए वेक्टर चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ वेक्टर, जो कि मैक्सिमम चैप्टर्स में यूज होंगे ही होंगे आगे चल के, ठीक है। तो अब एडिशन ऑफ वेक्टर अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग वेक्टर को ऐड तीन मेथड से करते हैं। पहला ट्राइंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, एंड सेकंड वन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एंड थर्ड वन इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको यही बताया था कि कोई वेक्टर क्वांटिटीज जो जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, हाँ, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और साथ ही साथ वो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ एडिशन या फिर वेक्टर्स एडिशंस लॉ को फॉलो करने चाहिए। ये वही एडिशंस हैं जो कि ट्राइंगल्स लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ एडिशन, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज इन एडिशंस को फॉलो करता है तो ही वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगे, ठीक है। तो अब इन सब के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्राइंगल्स रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पहले ये नॉर्मली डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टेल ऑफ वन वेक्टर बी प्लेस्ड एट द हेड ऑफ अदर, देयर सम और रिजल्टेंट आर इज ड्रॉन फ्रॉम टेल इंड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड इंड ऑफ द अदर। अब देखो, इसका मतलब अच्छे से बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा, मैं आपको यहाँ पर सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लो कोई एक वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको बार बार एक टर्म यूज करूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या यूज करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये वेक्टर क्या होता है, जब हम लोग किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं और जो थर्ड वेक्टर फॉर्म होता है, उस वेक्टर को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि मैं अभी आगे आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब जैसे कि दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर नंबर ए और वेक्टर नंबर बी, और दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है ट्रायंगल्स लॉ के मदद से। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर ए, एक वेक्टर को हम लोग रखते हैं और दूसरे वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे लाते हैं, ठीक है। दूसरे वेक्टर मतलब वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। और वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होता है, उससे वेक्टर की कोई प्रॉपर्टी चेंज होती नहीं है। तो हम लोग वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करेंगे और वेक्टर ए के हेड पे रखेंगे, ठीक है। वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पे हम लोग रखेंगे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। यहाँ पे वेक्टर बी का टेल जो है वो वेक्टर ए के हेड पे है। और जब इन दोनों फाइनल पॉइंट, इनिशियल और इन फाइनल पॉइंट को हम लोग मैच करेंगे, मिलाएंगे, तो ये जो वेक्टर मिला, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको मैं 8 डिनोट करता हूँ, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। जब दो वेक्टर को ए को और बी को हम लोग ऐड करेंगे तो जो हम लोग को थर्ड वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यही वेक्टर क्या है, एडिशन है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड, या फिर मैं कहूँ इसका जो मैग्नीट्यूड वो कितना होगा, इसके लेंथ के बराबर होगा। इस वेक्टर का जितना लेंथ होगा उतना ही रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो सम, ये जो अल्फा डिग्री मान लो वेक्टर ए से बना रहा है, तो अल्फा डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है। तो ट्राइंगल्स रो एकदम सिंपल से आप समझ गए कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल लाई करते हैं, ठीक है। वेक्टर ए जो कि यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर है, इसके हेड पर हम लोग क्या लाए हैं, सेकंड वेक्टर का टेल।
और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम लोगों ने मैच कर दिया है, और जो थर्ड वेक्टर मिला है हम लोग को उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, थर्ड द वेक्टर विच वी वेक्टर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेक्टर विच वी गेट फ्रॉम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, जो वेक्टर्स को हम लोग, जब दो वेक्टर्स को जब हम लोग ऐड करते हैं और जो हमें थर्ड वेक्टर्स मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और ये रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा ट्रायंगल्स लॉ में हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये रिजल्टेंट किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। ये हमारा वेक्टर नंबर ए था, ये हमारा वेक्टर नंबर बी था, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, और रिजल्टेंट भी क्या है, एक वेक्टर ही है जो को हमें दो वेक्टर को ऐड करने से मिला है। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। ठीक है, तो ये सिंपल सा था हमारा ट्रायंगल्स लॉ। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन सिंपल से मैं दूं कि मान लो एक पर्सन है जो कि 6 किलोमीटर से जा रहा है और अनदर पर्सन जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ 4 किलोमीटर से। अब मैं कहूँ कि इसका रिजल्टेंट फाइंड करो, हाँ, या फिर कहूँ फाइंड करो सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इसको हम लोग वेक्टर ए मान लेते हैं, ये इसको हम लोग वेक्टर बी मान लेते हैं। तो कैसे फाइंड करोगे, अभी तो मैंने ट्रायंगल्स लॉ ही पढ़ाया है ना। तो अभी अब इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले वेक्टर नंबर ए को ड्रॉ करोगे, फिर वेक्टर नंबर बी को ड्रॉ करोगे, लेकिन जो वेक्टर बी का जो टेल होगा वो वेक्टर ए के कहाँ पे आना चाहिए, हेड पे आना चाहिए। तो इसको हम लोग हेड पे लाई करेंगे, ये हमारा वेक्टर नंबर बी हो गया और ये हमारा वेक्टर नंबर ए हो गया। अब इनिशियल टेल ऑफ वेक्टर ए को और हेड ऑफ वेक्टर बी को ज्वाइन करेंगे, और ये जो वेक्टर हमें मिलेगा ये क्या होगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पाइथागोरस ट्रायंगल, क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं। हाँ, ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। अब इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट यूज करेंगे ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10th में पढ़े होंगे कि ए सी का जो होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस का बी सी का होल स्क्वायर। यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ए सी मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, देखो ए और सी क्या है, ए सी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए बी का होल स्क्वायर, ए बी क्या है, वेक्टर ए, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 किलोमीटर, 6। तो 6 का होल स्क्वायर प्लस का बी सी का होल स्क्वायर। अब बी सी मतलब वेक्टर नंबर बी, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 किलोमीटर, तो यहाँ 4 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36, 4 का होल स्क्वायर 16, ये हमारा रिजल्टेंट का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, √52। ठीक है, किलोमीटर, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एंड 8 यूनिट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखो एंगल बिटवीन द वेक्टर दे दिया है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपको सिंपली क्या फाइंड करना है, दोनों वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट। हाँ, और यहाँ पे एंगल चेंज किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो पहले हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, अभी मैंने 3 मेथड बताया था ना आपको, कि ट्राइंगल्स लॉ पढ़ना है, वेक्टर पैरेललोग्राम्स, ट्राइंगल्स लॉ पढ़ना है, पैरेललोग्राम्स लॉ, और एक पॉलीगॉन लॉ था। ठीक है,
तो हमारा पहला ट्रायंगल्स लॉ क्लियर हो चुका है। पैरेललोग्राम लॉ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले मैं समझा देता हूँ, उसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो ये वेक्टर नंबर ए हमें गिवन है और ये वेक्टर नंबर बी गिवन है, और इसमें भी फिर वही सेम क्वेश्चन है, दोनों वेक्टर को ऐड करना है और रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, वेक्टर ए को भी और वेक्टर बी को, दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। मतलब ये वेक्टर नंबर ए है और वेक्टर बी को भी ए के टेल से ही जोड़ेंगे, ये हमारा वेक्टर नंबर बी है, ठीक है। और अब फिर क्या करो, पूरा ये इस फिगर को कंप्लीट कर लो, मतलब कि इस तरीके से फिगर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। हाँ, अब जब हम लोग इसके डायगोनल को ड्रॉ करेंगे इस पैरेललोग्राम के, तो ये जो डायगोनल है इसी को कहते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये वेक्टर नंबर ए और ये वेक्टर नंबर बी, दोनों वेक्टर को हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, फिर फिगर को कंप्लीट किए, और जो हम लोग डायगोनल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर ए बी टू द अपोजिट साइड, और ये जो डायगोनल ड्रॉ होगा यही डायगोनल क्या है, दोनों वेक्टर का एडिशन, आर जो है यहाँ पे दोनों वेक्टर का क्या है, एडिशन है, ठीक है। ये समझ गया। तो यहाँ पे सिंपल है, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ ए parallelogram which are directed away from their common point, then their sum, that is resultant vector, is given by the diagonal of the parallelogram passing through the point, ठीक है। जब दो एक पॉइंट से दोनों वेक्टर जाएं जो कि दोनों क्या हो, एडजेसेंट साइड हो किसी पैरेललोग्राम के, तो अब यहाँ इसी सेम पॉइंट से जो डायगोनल ड्रॉ होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ का एडिशन भी समझ गया। देखो, ट्राइंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ, दोनों का काम सेम है, किसी भी गिवन वेक्टर्स को ऐड करना, ठीक है। तो इसमें बस ट्राइंगल्स लॉ में क्या होता है कि वेक्टर ए को हम लोग रखते थे और सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखते थे, मतलब सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, और फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते थे। तो ये था हमारा ट्राइंगल्स लॉ। और पैरेललोग्राम्स लॉ में क्या है कि दोनों वेक्टर को हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं और फिगर को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा हो, और जो उसी सेम पॉइंट से टेल टू टेल जो पॉइंट है, उसी सेम पॉइंट से जो हम लोग डायगोनल ड्रॉ करते हैं, वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो ये था पैरेललोग्राम्स लॉ। और डिफिनेशन के लिए तो आप लोग ये पढ़ सकते हो, वरना मैंने बस सिंपल सा बता दिया कि पैरेललोग्राम्स लॉ होता क्या है। तो अब देखो, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी क्लियर हो गया, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं जिससे हम लोग रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर का फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल हम लोग को थीटा गिवन दिया है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। अब बोला जाए इन दोनों वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालो। अगर पैरेललोग्राम होगा तो रिजल्टेंट इस तरीके से शो करेंगे, हाँ, दोनों वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट किए हैं और इसी सेम पॉइंट से जो डायगोनल ड्रॉ होंगे वही क्या होता है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। अब यही रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना इसका लेंथ होगा। तो अब बार बार हम लोग स्केल से इसको मेजर थोड़ी ना करेंगे कि इसका लेंथ कितना है। इसके लिए सिंपल से फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे मैं सिंपल से लिख सकता हूँ कि जो ए है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और जो बी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो सिंपल सा रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लेना आप लोग। किसी भी अगर वेक्टर को एडिशन करने के लिए बोला गया, फिर रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो सिंपल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, किसी भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन फाइंड करना है, ये रिजल्टेंट उसका डायरेक्शन भी तो मालूम करना होगा ना। जैसे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, मान लो अगर ये एंगल अल्फा है तो इसका डायरेक्शन होगा अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। तो अल्फा कैसे फाइंड करोगे, तो अल्फा इस तरह फॉर्मूला से फाइंड करोगे कि टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और टेन बीटा भी फाइंड कर सकते हो, बीटा कौन सा एंगल है, बीटा ये एंगल है, तो टेन बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा।
तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर ये अच्छा, ये फॉर्मूला ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ हर एक जगह वैलिड है। जो ट्रायंगल्स लॉ में हम लोग रिजल्टेंट इस तरीके से फाइंड कर देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी अगर फाइंड करना रहेगा तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और पैरेललोग्राम लॉ एक कोई डिफरेंट लॉ नहीं है, ये भी एक तरीके का ट्रायंगल्स लॉ ही है। अभी इसको मैं अभी आगे बताता हूँ, मतलब ऐसे देख लो। देखो अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों को डायगोनली हम लोग ड्रॉ किए, मतलब दोनों से जो डायगोनल ड्रॉ किया वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये पैरेललोग्राम्स लॉ है ना, इतना तो सब लोग जान गया, ये पैरेललोग्राम्स लॉ है। अभी मैं जानते हैं हम लोग सब लोग कि हम लोग वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करते हैं इस साइड, जो कि वेक्टर ए के हेड पे, यहाँ पे हम लोग देखो जब वेक्टर बी को ये वेक्टर के हेड पे पैरेलली शिफ्ट किए हैं, और एक तरीके से देखो ये ट्रायंगल ही बन रहा है। जब रिजल्टेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे मैच है, मतलब कि जब वेक्टर ए पे, जब वी वेक्टर को हम लोग वेक्टर ए के हेड पे बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किए हैं, और रिजल्टेंट देखो जब ये एक तरीके से देखो ये ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे रिजल्टेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। मतलब कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो दोनों हैं वो क्या चीज़ है, सेम है। ठीक है। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहे तुम इधर से निकालो चाहे उधर, अच्छा अब इधर से निकालो चाहे पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से निकालो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। अच्छा अब देखो, किसी ए वेक्टर को तुम लोग और प्लस बी वेक्टर को, दो वेक्टर को तुम लोग ऐड कर रहे हो और रिजल्टेंट वेक्टर तुम्हें मिल रहा है। अब इसे तुम ट्रायंगल लॉ से करोगे या फिर तुम पैरेललोग्राम लॉ से करोगे, लॉस से करोगे, दोनों से सेम ही मिलेगा ना। मतलब कि अगर किसी एक पर्सन की मान लो कुछ वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है या अनदर पर्सन वेलोसिटी दिया हुआ है, दोनों को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, तो अब इसको या इस मेथड से ऐड करो चाहे इस मेथड से ऐड करो, बात तो एक ही है ना, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। तो इसी तरीके से जो रिजल्टेंट का जो मैंने फॉर्मूला बताया है, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसे हम लोग यूज करते हैं रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए। चाहे तुम पैरेललोग्राम लॉ एडिशन यूज करो, ट्रायंगल लॉ यूज करो, कोई भी एडिशन यूज करो। ट्रायंगल्स लॉ में क्वेश्चन मैंने बोला था करवाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ने के बाद वो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट और एक दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इफ एंगल बिटवीन देम वेक्टर। केस 1 लेते हैं हम लोग, जो कि 0 डिग्री वाला। अब यहाँ पे एक वेक्टर ए है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और फिर यहीं पे एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट दिया हुआ है, इसका 6 यूनिट दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो एंगल है दोनों के बीच में 0 डिग्री है, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर जो कि है 6 का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर जो कि है 8 का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 6 इंटू का 8 इंटू का कॉस 0 डिग्री। ठीक है। अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो जिसको नहीं याद हो याद रख लो, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, और टेन 0 की वैल्यू 0। देखो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग मेनली 10th में पढ़े होंगे, तो अब मतलब कि 1 बाई 1 फार्मूला हम लोग को जैसे जैसे यहाँ पे यूज होता जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बताते जाऊंगा और आपका फार्मूला रिवीजन होता जाएगा। ठीक है। तो कॉस 0 का 1, साइन 0 का 0 और टेन 0 का 0। ठीक है। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे जब हम लोग अंडर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर 36, 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस का 2 इंटू 6 इंटू 8, और कॉस 0 का वैल्यू कितना था, 1 था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा जो आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। ये था हमारा केस 1, जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री। अब नेक्स्ट वन देखते हैं 180 डिग्री। और 180 डिग्री आप लोग खुद से एच डब्ल्यू होमवर्क करिएगा। क्या करना है, कुछ नहीं, कॉस 0 की जगह क्या पुट करेंगे, कॉस 180 की वैल्यू। अब थर्ड केस लेते हैं जब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो अब इसमें हम लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, अब इसमें हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस का
टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इंटू का बी वेक्टर इंटू का दोनों के बीच का एंगल जो कि है 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक और वैल्यू याद रखो, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अब इसको हम लोग सॉल्व फिर से करेंगे। 36 प्लस का 64 प्लस का 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 1/2, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 48 मतलब कि √148। ठीक है। अच्छा देखो, इसको हम लोग 148 में से अगर हम लोग 4 को मतलब बाहर निकालें तो 2√37 भी लिख सकते हैं। ये समझ रहे हो ना, मतलब कि 148 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 37 और फिर बाहर कर देंगे 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ जाएगा 2√। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो मैंने 2 लगा दिया, 0 डिग्री का सॉल्व करवा दिया, 60 डिग्री का, 180 डिग्री का आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। वरना चलेगा, मैं ये बता देता हूँ केस सेकंड जब 180 डिग्री होगा तब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तब भी रिजल्टेंट का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस का 8 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताइए 36 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू माइनस का 1। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 माइनस 96 जो कि क्या होता है 4, मतलब कि इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग, देखो 0 डिग्री मैंने सॉल्व करा था, 180 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री और 90 डिग्री, तो तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। 90 डिग्री वाला बस एक बार बता देता हूँ, 120 डिग्री तो सबको खुद से सॉल्व करना है, 90 डिग्री लास्ट में बता देता हूँ। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, अगर दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री गिवन है तो फिर से हम लोग वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, अच्छा देखो, इसका रिजल्टेंट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज जरूरी नहीं है करना कि एक है तो 6 का, दूसरा वेक्टर होगा हमारा 8 यूनिट का, दोनों के बीच का एंगल सही है ना 90 डिग्री। तो अब इसमें हम सिंपल सा पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं, और वरना रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जो भी चाहे यूज कर लो, दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये हम लोग का सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा पैरेललोग्राम लॉ पे है कि टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए मेक एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, अब कोई एक वेक्टर दिया हुआ है ए जिसका मैग्नीट्यूड ए ही है, मतलब इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, और एक अनदर वेक्टर बी दिया हुआ है, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो बी दिया हुआ है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अब हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका रिजल्टेंट का। तो अगर आप लोग चाहो तो ऐसे सिंपल से एक फिगर बना लो कि अब ये वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब इसको तुम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करो ऐसे डायगोनल बनाकर, हाँ, या फिर ट्रायंगल्स रूल लगाओ, जो लगाओ, फिगर कोई भी बनाओ, सॉल्व एक किस करना है, सॉल्व मतलब आंसर वही आना है। तो अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए ही है, तो ए का स्क्वायर, सेकेंड का भी स्क्वायर ए ही है, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू का कॉस थीटा डिग्री। और अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूला यूज होगा जिसको मैं आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उस पर मैं स्टार पे स्टार बना दूँ। ये हर जगह आपको काम आएगा, हर मतलब फिजिक्स में, मैथ में, मतलब हर जगह काम आएंगे आपको कैलकुलेशन में। ठीक है, तो अब देखो, अब रिजल्टेंट को हम इसे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर
प्लस का 2 a स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा बच रहा है। अगर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई दिक्कत, मैं दोनों थीटा को समझ लो एक तरीके से डिवाइड बाई 2 कर दिया हूँ। अब 1 प्लस कॉस थीटा, देखो अब इसको 1 को इस साइड ले जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब कि यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 a स्क्वायर इंटू का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और जो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 और 2 बार 2 ही आएगा, ए स्क्वायर से ए हो जाएगा, रूट हटा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और कॉस थीटा बाई 2। ये क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एकदम सिंपल। अच्छा, अब बहुत लोग बोलेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू चाहे ऐसे निकालो, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देना कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ऑटोमेटिकली -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते थे और यहाँ पे साइड में सॉल्व करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो उसका डायरेक्ट रिजल्टेंट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको एक फॉर्मूला की तरफ बहुत लोग याद भी रख लेते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे भी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, दोनों के बीच का एंगल दिया रहता है, तो हम लोग रिजल्टेंट डायरेक्टली इसी वेक्टर से निकाल, मतलब इस फॉर्मूला को यूज़ करके डायरेक्ट हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया ना, रिजल्टेंट ऑफ मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया है, 2a cos थीटा बाई 2। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला तुम लोग ये नहीं कि बस इस क्वेश्चन के लिए, ये जनरल क्वेश्चन था, मतलब कि ऐसा आपको बहुत जगह मिलेंगे जहाँ दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, दोनों के बीच का एंगल दिया रहेगा, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को रिमेंबर करना, फ्यूचर में काम आएगा। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था, यहाँ पे देखो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा tan अल्फा इज इक्वल टू, तो अब इसको यहाँ पे हम लोग सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसमें सारे वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ए, साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही रहेगा, अपॉन यहाँ पर मैग्नीट्यूड ए रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी ए ही है, कॉस थीटा, यहाँ पे ए साइन थीटा अपॉन, अब देखो दोनों में ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू अभी जस्ट फाइंड किया था मैं, बताओ जल्दी, ए साइन थीटा, देखो यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे को यहाँ पे ए लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दैट इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो, अच्छा अब देखो, मैं यहाँ देखो एक ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल से एक और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ये तो आप सब लोगों ने पढ़ा है ना, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जिस तरीके से उधर मैंने कॉस 2 थीटा वाले में एक तरीके से सपोज एग्जांपल लेके बताया था कि मतलब डिवाइड बाय 2 कर दिए सबको, इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब साइन 2 थीटा को हम सिंपली साइन थीटा लिख दें, और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। समझ रहे हो क्या किया हूँ, मतलब कि यहाँ पे 2 थीटा की जगह को 2 थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिया हूँ, थीटा में, तो थीटा को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, थीटा बाई 2 में। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2
कॉस थीटा बाई टू। अब इस सारे का प्रूफ ना आप लोग मैथमेटिक में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेना, बस मैं एक तो मतलब शॉर्ट ट्रिक से यूज करके, शॉर्ट ट्रिक मतलब एक तरीके से मतलब समझाने के लिए ऐसा बता दिया हूँ। अब इसको कैसे थीटा बाई टू कब करते हैं, थीटा कब करते हैं, जो भी है मतलब ये सब चीज़ आप लोग मैथमेटिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बात का टेंशन नहीं लेना, ये बस फॉर्मूला आप लोग को इस समय अगर याद कर ले रहे हैं तो बढ़िया है, वरना जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ यूज़ कर लो, ठीक है। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू लिख दिया। अब देखो कॉस थीटा बाई टू, एक स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बाई टू डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई टू। और यहाँ पे क्या था टेन अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू, कि साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला, ये तो सब लोगों ने पढ़ा है टेंथ में कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। तो मैंने वहाँ पे यही किया है। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी थीटा बाई टू, क्योंकि टेन और टेन दोनों हटा दिए। तो यहाँ पे आप लोग कुछ समझे हो, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या कहते हैं थीटा बाई टू आई है। तो देखो मैं बताता हूँ, अगर कभी भी दो वेक्टर दिए हुए हों और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर का भी और बी वेक्टर का भी, हाँ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जो कि मान लो यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो और उन दोनों के बीच का जो एंगल अगर वो थीटा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना वो इन दोनों का बाइसेक्टर आएगा, मतलब कि अगर ये थीटा है तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो थीटा बाई टू रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इस जान रहे देखने पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ